आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी के किसी भी विषय का प्रश्न हो या बोलचाल में जब हम किसी से बात करते हैं या जब हम किसी विषय का क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो इससे पहले के पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था कि 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाक्य का बाकी हिस्सा आता है। दूसरा वो जिसमें कि WH फैमिली पहले आता है, फिर पहला हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वाक्य का बाकी हिस्सा आता है और तीसरा क्वेश्चन टैग। ये 3 तरह के ही प्रश्न होते हैं जिसमें कि उसके नेगेटिव भी बनते हैं, तो वो मिलाकर के 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमें टेक्निक सीखनी है कि पहला नंबर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका उत्तर कैसे करेंगे, उसके बाद हमको चर्चा करना है कि क्वेश्चन टैग का, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे WH से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर हम कैसे करते हैं। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि उस टेक्निक को अगर आपने समझ लिया और बातचीत करते समय भी अगर आपने ठीक से लिसनिंग की कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो उसको आंसर करने में आप उतनी ही सहजता महसूस करेंगे जितनी सहजता कि आप अपनी मातृभाषा बोलने में या हिंदी बोलने में करते हैं। तो इसकी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं उन वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हिंदी में ये पहले क्या आता है, फिर कर्ता आता है, उसके बाद वाक्य का बाकी हिस्सा आता है। अंग्रेजी में चूंकि हमारा जो मकसद है वो अंग्रेजी में हम कैसे आंसर करें, तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो पहले पहला हेल्पिंग वर्ब आता है या मोडाल्स आता है। हालांकि मोडाल्स की चर्चा अभी हमने उसके यूज के बारे में जो है नहीं किया है, उसको हम अलग से करने वाले हैं। टेंस के वाक्य खत्म होने के बाद और एक एक की चर्चा हम करेंगे, उनके प्रत्येक के प्रयोग के बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है वाक्य का बाकी हिस्सा और प्रश्न आता है। हम इसकी चर्चा करेंगे कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हम कैसे करते हैं। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि प्रश्न में अगर फर्स्ट पर्सन है तो आंसर में वो सेकंड पर्सन में बदल जाएगा, और क्वेश्चन में अगर सेकंड पर्सन है तो आंसर में वो फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा, और क्वेश्चन में अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसकी चर्चा हमने जो इसी टॉपिक के जो पार्ट 1 है, एपिसोड 18 है, उसमें हमने चर्चा किया था। अगर आपको उसकी जानकारी ना हो तो आप उसको देख करके फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, या इस वीडियो को देखने के बाद जो कोई कंफ्यूजन पैदा हो उसके लिए आप जो इससे पहले का वीडियो है पार्ट 1 एपिसोड 18, उसको आप जरूर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने पूछा आपसे, आर यू राम, राम थर्ड पर्सन है, आर यू राम है, तो इसमें जो राम है इस सब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्योंकि यू आर राम से ही बना है आर यू राम। आंसर क्या देंगे हम, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये यू क्या हो जाएगा आंसर में इसका। ये क्वेश्चन है, इसी टेंस में इसी सेट का, इसी समूह का हेल्पिंग वर्ब आएगा जब इसका आंसर करेंगे। ये सब्जेक्ट है यू, इसका यू क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम। यहां लिखेंगे यस आई एम, या दूसरा आंसर होगा नो आई एम नॉट। नो, फिर रुकेंगे, फिर कहेंगे नो आई एम नॉट, आंसर हो जाएगा। किसी ने पूछा, आर यू गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट,
अब देखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी सेट का, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। उसका भी आंसर यही होगा। अगर हम जा रहे हैं तो यस आई एम, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो नो आई एम नॉट। यहां वाज लगा देते हैं, वेयर यू गोइंग टू मार्केट, यस आई वाज हो जाएगा यहां पे, या नो आई वॉज नॉट, ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पे हम लगा देते हैं विल यू बी, विल यू बी, ये है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। विल यू बी गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे होगे? आंसर होगा यहां पे आई के साथ आ जाएगा विल की जगह शैल, और यहां पे आ जाएगा आई शैल नॉट, यस आई शैल या नो आई शैल नॉट, हो गया आंसर। आपको ध्यान ये देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको जो ये सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को, अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो आप यहाँ सेकंड पर्सन में बदल देंगे। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ यू हो जाता, और अगर यहाँ यू है तो यहाँ आई हो गया है, और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया वही हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आएगा, मैच जो करता है उससे। और दूसरा यहाँ पे पहला हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब यहाँ लेते हैं कि एक मॉडल्स लेते हैं हम, कैन। क्वेश्चन है क्या तुम यह काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, या सॉरी मॉडल से या पहला हेल्पिंग वर्ब से, ये ध्यान रखना है। कौन सा मॉडल आया है, किस टेंस का आया है, या कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, ये ध्यान रखना है। पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा, यस यू बदल जाएगा आई में, आई कैन, या नो आई कांट, या मैं नहीं कर सकता, नो आई कांट। इज इट क्लियर? अब यहां पे हम लेते हैं कुछ और वाक्य, जैसे क्वेश्चन है डज ही नो राम, डज ही नो राम, क्या वो राम को जानता है? डज ही नो राम, सब्जेक्ट है ही यहाँ पे, नहीं बदलेगा। ये डज है तो ये डज जो लगा है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये कौन सा वर्ब है? वर्ब का एस या ईएस या आईएस फॉर्म है, उसी में जो है डज पहले आता है। तो उसमें जब ये डज खत्म हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। जब इसको स्टेटमेंट बनाएंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस ही डज, क्या हो जाएगा? ही डज, या नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट। अगर यहां डिड होता, डिड ही नो राम, क्या वो राम को जानता था? आंसर हो जाएगा यस ही डिड, या नो ही डिड नॉट, यस ही डिड, या नो ही डिड नॉट। यहां होता विल ही नो राम, क्या वो राम को जानेगा? विल ही नो राम, तो उसका हो जाता है यस ही विल आंसर में, या नो ही विल नॉट। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन है क्या मैं अब जाऊं, शुड आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं, शुड आई गो नाउ। क्वेश्चन है क्या मैं अब जाऊं, आंसर क्या होगा? आंसर में हो जाएगा यहां पे आई हो जाएगा यू, यस यू शुड। परमिशन दे रहे हैं तो शुड की जगह पर हम कैन भी लगा सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं इसलिए। उस पर हम बाद में आएंगे मॉडल्स पे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको फिलहाल यही याद रखना है कि जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल्स है उसी का यूज हम वहां पे कर देंगे, अगर हमें नहीं पता है तो ये सिंपल सा है।
जब हम चर्चा करेंगे मॉडल्स की तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये आंसर करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नो, यू शुड नॉट। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से शुरू होने वाले किसी भी वाक्य में, बोलचाल में कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो सुनना, लिसनिंग करना ध्यान से जरूरी है। जब तक आप लिसनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ठीक से सुनेंगे नहीं कि वो क्या बोल रहा है, किस सेंटेंस बोल रहा है वो, तो उसके हिसाब से हम जवाब कर सकें, तब तक ये संभव नहीं है। उसने पूछा कुछ, आपने जवाब दिया कुछ, तो फिर वो समझेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको अच्छा नॉलेज जो है इंग्लिश का नहीं है। लेकिन बस इतना सा ख्याल आपने अगर कर लिया, उसको लगेगा कि आप बहुत ही मैच्योर्ड हैं, आपकी जो स्पीकिंग है वो मैच्योर्ड है, आप समझदार भी हैं, ये समझा जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल कि एनी सेंटेंस बिगिंस विद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और modals, then we have to answer the question in these two manners। ये दो ही तरीके हैं जिसमें हमें जवाब देना है, और इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही आपको नहीं आने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में ही हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आप चाहे तो उसको 2 बार में 3 बार में देखें इसको, और फिर प्रैक्टिस करें इसका। दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग में आप जानते हैं कि ये प्रश्न पूछने का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें हम ना लगाते हैं प्रश्न में। आप मोहन नगर में रहते हैं ना, आपके पास 500 रुपये है ना, कुछ भी, आप जा रहे हैं ना, आप नहीं जा रहे हैं ना लग जाता है, क्वेश्चन टैग है। इस पे हमने काफी सेंटेंसेज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास में हमने की है, अब तक 17 एपिसोड तक किया है, इसलिए हमें इसका पता है। और जिनको नहीं पता है वो हमारे पीछे के किसी भी एपिसोड को देखें, तो क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होता है, नहीं होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये पता आपको चल जाएगा। ये क्वेश्चन टैग के अंदर में, जैसे कि तुम मोहन नगर में रहते हो ना, क्या हो जाएगा, यू लीव एट मोहन नगर, यू लीव एट मोहन नगर। कॉमा, फिर रुकते हैं, डोंट यू। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन टैग में किसी भी टेंस में हो, किसी भी स्ट्रक्चर में हो, किसी भी टेंस में हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो वो पूछ रहा है उसका आंसर यस में है या उसका आंसर नो में है। उसको आंसर देने के लिए इसके 2 ही आंसर होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो उसके 2 ही आंसर होते हैं, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यहां पे आप सर लगा सकते हैं रुक करके, या अंकल लगा सकते हैं, या जो कुछ भी आप उसको रिस्पेक्ट देने लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं आप, यस ऑफ कोर्स सर, यस ऑफ कोर्स अंकल। दूसरा आंसर होता है इसका नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं सर, नॉट एट ऑल। यहां बाकी आप ये सर लगाइए, अंकल लगाइए, फ्रेंड लगाइए, कुछ भी लगाइए, आप आंसर दीजिए ताकि ये लगे कि आप सामने वाले का रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। इज इट क्लियर? अब कोई भी सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कि क्या वह गांव जा रहा है, वह गांव जा रहा है ना, या वह गांव नहीं जा रहा है ना, वह गांव नहीं जा रहा है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस कर चुके हैं। इसका होगा ही इज गोइंग टू विलेज, ही इज गोइंग टू विलेज, कॉमा, isn't he, isn't he, वह गांव जा रहा है ना, या वह गांव नहीं जा रहा है ना, he is not going to village, going to
विलेज इज ही। ये किसी भी टेंस में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए इसका आंसर यस में होगा या इसका आंसर नो में होगा। दोनों के आंसर एक ही होंगे। ही इज गोइंग टू विलेज, चाहे तो उसका आंसर हो सकता है यस, ठीक है ना, ऑफ कोर्स, प्लस में जो भी सर, अंकल, फ्रेंड, दुनियादारी, मोहन, जो भी लगाना है आपको वो लगा दीजिए रुक करके यहां पे। तो दूसरा आंसर होगा नो, नॉट एट ऑल। ये इतना ही आपको याद रखना है कि इसका भी आंसर ये दो होगा और इसका भी आंसर जो है यही दो होगा। और कोई भी क्वेश्चन टैग सेंटेंस है, किसी भी टेंस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका आंसर हाँ है या उसका आंसर ना है। इतनी समझ आपको होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। उल्टा पुल्टा आंसर नहीं देना है। अगर आंसर ना है तो हाँ मत कहिए, अगर समझ में नहीं आया तो सामने वाले को बोलिए पार्डन सर या टेल मी अगेन सर, आई कुड नॉट हियर सर, मैं नहीं सुन सका सर, कुछ भी दोबारा आप कहिए उसको कहने के लिए। दोबारा वो बताएगा क्वेश्चन, सर आपने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, जो कुछ भी, आई कुड नॉट हियर यू, आई कुड नॉट गेट यू कह करके वो दोबारा कहेगा, फिर दोबारा सुनिए, फिर वहीं पर डिसाइड करना तुरंत कि इसका आंसर यस है कि नो है। यस है तो ये आंसर होगा, नो है तो ये आंसर होगा। तो हमने दो तरह के प्रश्न का उत्तर करना अभी सीखा है। तीसरा सेगमेंट है जो WH फैमिली का है, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और एक एक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर उस प्रश्नों का उत्तर हम कैसे करेंगे, उसकी जो टेक्निक है, उस टेक्निक को जो है समझने की जरूरत है। समझ के फिर उस टेक्निक के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो देखिए ये जो WH फैमिली है इसमें दो है, दो पार्ट है। एक पार्ट है जो उसे कहते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये दो जगह आता है, तीन जगह बल्कि, सब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट की बुलाता है ये, या ऑब्जेक्ट की जगह पर, या ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाता है, या ये कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ के लाता है। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, वो शब्द या शब्द समूह जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर सेंटेंस में वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेन वर्ब के बाद आता है, आफ्टर मेन वर्ब आता है, आफ्टर मेन वर्ब। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जो सब्जेक्ट की जगह आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तीन ही रूप होते हैं इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आई। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, और उससे शुरू होने वाले वाक्य के आंसर करने के लिए टेक्निक क्या है, उस टेक्निक को समझना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IP, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से हैं, पहला हु का मीनिंग होता है कौन या किसने, कौन या किसने या किसको या किसे, इतने ही अर्थ होते हैं इसके। ये व्यक्ति का नाम बतलाता है। ये हमारे जो है जितने मैं बता रहा हूं ये 9 है, 5 जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, 4 जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, और ये 9 के 9 हमारे नौकर है। कोई भी काम करवाना हो इस 9 में से किसी न किसी एक को आप जो जिस लायक है उसको ढूंढ भेजेंगे तो वह आपका उत्तर ढूंढ के लाएगा, आपकी समस्या का हल ढूंढ के लाएगा, आपको जो चाहिए अपेक्षित रिजल्ट ला करके आपको देगा। इसलिए दे आर आवर 9 सर्वेंट्स,
और एक एक सर्वेंट के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि किससे क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है। हु क्या ढूंढ के लाता है? ये लाता है ढूंढ के व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को। दूसरा होता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। ये वस्तु और व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में हम जब स्ट्रक्चर कराएंगे तब बताएंगे व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के लिए कैसे होता है, ये ढूंढ के लाता है। तीसरा होता है हु, व्हाट, whom। whom का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको या किनको या किन्हें। इतने इसके मीनिंग होते हैं हिंदी में, और ये भी व्यक्ति है, ये इसको ढूंढ के लाता है। अब इसकी हम सेंटेंसेस करेंगे अभी, क्वेश्चंस लेकर के, इससे बनने वाले क्वेश्चंस लेकर के, और वहां फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर कैसे करते हैं और कैसे ये आता है वाक्य में। चौथा जो है वो है व्हिच। कौन सा, कौन से, कौन सी। इसमें ये व्यक्ति को भी ढूंढ के लाता है और वस्तु को भी ढूंढ के लाता है। ये सभी नाउन है, व्यक्ति या वस्तु। और पांचवा होता है हुज। ये हुज का मतलब होता है किसका, किसके, किसकी, किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनकी, किनका, किनके, किनकी। ये दो चीज देता है। वस्तु का मालिक कौन है, ढूंढ के लाता है। वस्तु का मालिक या ये किसी व्यक्ति से संबंध, किसी व्यक्ति से संबंध को दर्शाता है। ये ढूंढ के लाता है। हम सबसे पहले इन पांच का करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या एग्जांपल्स लेंगे और देखते हैं कैसे आंसर होता है। हु से शुरू होने वाला जो क्वेश्चन है, ये हु जो है ये सब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट को ही ढूंढ के लाता है। हु इज द एसएचओ ऑफ प्रताप नगर पुलिस स्टेशन। अब ये सेंटेंस को गौर कीजिए, सेंटेंस को सुनना क्यों जरूरी है। इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ हु के जगह पे जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और सेंटेंस यही रहेगा। हु इज द एसएचओ ऑफ प्रताप नगर पुलिस स्टेशन। आंसर होगा मिस्टर राम प्रसाद इज द एसएचओ ऑफ प्रताप नगर पुलिस स्टेशन। हु टेल्स ए लाई। कौन झूठ बोलता है? हु टेल्स अ लाई। अगर राम और श्याम बोलते हैं, एक से अधिक व्यक्ति है, तो यहां आंसर आ जाएगा राम एंड श्याम। ये चूंकि बहुवचन है इसलिए राम एंड श्याम की जगह पर
टेल नहीं आएगा, टेल्स नहीं आएगा, टेल आएगा, हो जाएगा टेल। कोई बदलाव नहीं है, उस सेंटेंस में ही आंसर है, सिर्फ ये बदला और वर्ब का रूप बदला क्योंकि ये बहुवचन हो गया। राम एंड श्याम टेलर आए। अब यह क्वेश्चन है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। हु हैज गिवन you this pen, this pen। अब यहां पे कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ जो सेकंड पर्सन यू है ये आई हो जाएगा और हु की जगह पर जो आंसर है वो आ जाएगा, और वो अगर बहुवचन है तो यहां हैव आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई ने यह कलम मुझे दी है। माई एल्डर ब्रदर हैज गिवन मी हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट है, यू की जगह मी आ जाएगा। दिस पेन का दिस पेन हो जाएगा। सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, उस वही आंसर है, फिर यहाँ पे हमको नाम लिख देना है। या अगर एक से अधिक व्यक्ति है जो लिखेंगे हम कि माई ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर हैव, बहुवचन है तो हैव हो जाएगा। गिवन मी दिस पेन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हु की जगह पे आंसर रख देना है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हेल्पिंग वर्ब उसका जो रूप आएगा, अगर बहुवचन में बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो आ जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर यू है तो फर्स्ट पर्सन में मी हो जाएगा। वो बता चुके हैं हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो इससे पहले ग्रामर सेक्शन में एपिसोड किया था, उसको आप देखेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो यह देखने के बाद और प्रैक्टिस करते वक्त जब आपको दिक्कत आएगी तो आप वो वाला जो एपिसोड है सॉरी उसको आप देखेंगे। आप पूछते कोई भी क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही कर रखें। दूसरा है व्हाट। व्हाट जो है ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब मेन वर्ब नहीं हो, ये याद रखना है, जब मेन वर्ब नहीं हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आंसर इसका, नहीं हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, योर नेम, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब कि ये इसका जो उत्तर है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद चला आएगा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद है यहाँ पे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? सब्जेक्ट। किसमें? आंसर में, इन आंसर। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहेंगे? योर नेम हो जाएगा माय नेम, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, माय नेम इज मोहन कुमार, या जो भी है मोहन कुमार। अब यहां है कि व्हाट इज माय बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज माय डेट ऑफ बर्थ। मैं पूछ रहा हूं, जो जवाब देगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, जो जवाब देगा वो क्या बताएगा कि योर डेट ऑफ बर्थ, ये हो जाएगा पूरा पूरा सब्जेक्ट। योर डेट ऑफ बर्थ इज अप्रैल 10, 1965, या जो भी कुछ भी है बता देंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम सब्जेक्ट में बदल रहे हैं, और जो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट है, इसका जो आंसर है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा।
कब? जब वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब दूसरा है कि जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या मेन वर्ब आता है, व्हाट डू यू प्ले। अब देखिए यहां पे, यहां क्या देख रहे हैं हम कि यहां मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जब होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सब्जेक्ट। और ये व्हाट जो है इसका जो आंसर है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन है। ध्यान देंगे आप, एक दो बात तीन बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब है कि व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो? ये बन जाएगा सब्जेक्ट। आई, ये डू प्लस प्ले मिलके हो जाएगा वर्ब का पहला रूप, और डज प्लस वर्ब का पहला रूप मिलके हो जाएगा आंसर में वर्ब का एस या ईएस या आईएस रूप। और पास्ट में डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डिड प्लस वर्ब का पहला रूप बन जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म आंसर में, जो हम पहले कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? आई प्ले व्हाट, क्या, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब के बाद आ जाएगा आई प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, वह क्या पढ़ रहा है? What is he studying? What is he? What was he studying? What was he studying? वो क्या पढ़ रहा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? He was studying, जो भी सब्जेक्ट है, he was studying साइंस, कॉमर्स, कुछ भी जो सब्जेक्ट का नाम है या जो किताब है या नॉवेल है या अखबार है, जो कुछ पढ़ रहा है, he was studying न्यूज़पेपर, he was studying साइंस, he was studying मैथ्स, जो कुछ भी है। क्या देख रहे हैं इसमें हम कि मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है आंसर में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और व्हाट का जो आंसर है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ब के ठीक बाद आ जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें। व्हाट से शुरू होने वाला वो किसी भी टेंस में हो, किसी भी स्ट्रक्चर में हो, उसका आंसर जब करेंगे तो ये टेक्निक है, जो टेक्निक आपको याद रखना है। व्हाट के बाद आता है whom। याद रखिए कि whom बिना मेन वर्ब का नहीं आता है, बिना मेन वर्ब के नहीं आता है वाक्य में। अब यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि तुम यहां किसको जानते हो, किसे जानते हो? हो जाएगा whom do you know here। whom do you know here। तुम यहां किसको जानते हो? इसमें भी वही हो जाएगा, ये जो है whom का जो आंसर है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पे आंसर में, और ये जो सब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा आंसर में, और कोई बदलाव नहीं होगा। whom जो है ये वर्ब के ठीक बाद इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा। मैं यहां मिस्टर राम प्रसाद को जानता हूं, क्या आंसर आएगा? यू हो जाएगा आई, डू प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई नो मिस्टर राम। मिस्टर राम हो गया किसका आंसर? whom का हियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम किस किस को इनवाइट करने जा रहे हो? क्या हो जाएगा? whom are you going to invite? whom will you invite? तुम किसको इनवाइट करोगे? whom will you invite?
तुम किस किस को इनवाइट करोगे, या तुम किसको इनवाइट करोगे, या तुम किन किन को इनवाइट करोगे, ये सारे मीनिंग है इसके। इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आई बन जाएगा ये आंसर में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई के साथ आएगा सेल, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये आएगा, आई सेल इनवाइट, ये मेन वर्ब है। और हुम का जो आंसर है वो मेन वर्ब के बाद आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हुम कौन है, आई सेल इनवाइट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करूंगा। इस तरह से हुम से किसी भी टेंस में कोई भी क्वेश्चन है तो उसी टेंस में, उसी स्ट्रक्चर में उसका आंसर करेंगे। सिर्फ उस सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बना देंगे, जो उसमें सब्जेक्ट है जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है वो पहले आ जाएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर हुम का जो आंसर है ये ऑब्जेक्ट बनकर वाक्य में आएगा। इतना ही करना है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अपने से क्वेश्चन बनाएंगे, अपने से आंसर करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ एक आंसर्स करेंगे, तो ये जो टेक्निक है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ये काम करना शुरू कर देगा 100%। इज इट क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट हुज। ध्यान रखें कि हुज के बाद कोई न कोई नाउन आता है, इसलिए यह जब कोई एडजेक्टिव के नाउन के पहले कोई वर्ड आता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि नाउन के पहले कभी भी एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव ही आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव अगर नहीं आया है तो एडवर्ब भी नहीं आएगा। एडवर्ब तभी आएगा जबकि एडजेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे कि यह किसकी कलम है, Whose pen is this? Whose pen is this? यह किसकी कलम है? तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है ये दिस, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज। अगर यहां बहुवचन होगा ये तो फिर यहां आर आ जाएगा। दिस इज हुज पेन की जगह है पेन के साथ जो जिसका पेन है वो उसका नाम आ जाएगा। जैसे दिस इज राम्स पेन या पेन ऑफ राम, राम्स पेन या द पेन ऑफ राम या द पेन ऑफ राम। Whose house is this? Whose house is this? आंसर आ जाएगा दिस इज राम्स हाउस। किसकी कलम खो गई है? Whose pen is missing? किसकी कलम खो गई है? Whose pen is missing? अब यहां देखिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जब ये सिचुएशन आए कि मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस स्थिति में जो ये हुज पेन का जो आंसर है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। नो ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट रहेगा। इस स्पेशल कंडीशन में सब्जेक्ट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहां क्या हो जाएगा? राम्स पेन इज मिसिंग, राम्स पेन इज मिसिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्यों यहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हुज के बाद जो भी नाउन आएगा वही इसका सब्जेक्ट भी होगा। राम्स पेन इज मिसिंग। अब यहां है कि हुज ब्रदर इज गॉन, किसका भाई चला गया, पहले ही चला गया। हुज ब्रदर, किसका भाई पहले ही चला गया। इज गॉन का मतलब है पहले ही चला गया। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो भी नहीं सकता है इसमें, क्योंकि कम एंड गो के साथ बात जो है ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है। तो ये गॉन है यहाँ पे,
आंख मूंद के क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका जो आंसर है, किसका भाई, हम लिखेंगे मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर इज गॉन। सिंपल आंसर करने का तरीका है। अब देखिए ये क्वेश्चन में ही आंसर है, जो मैंने बताया था पहले आपको इंट्रोडक्शन में कि क्वेश्चन में ही अधिकतम हिस्सा जो होता है आंसर का वो उसी में छिपा होता है। हमें सिर्फ ये टेक्निक आना चाहिए कि उसको हम आंसर कैसे परफेक्टली करें। अगर हमें ये टेक्निक पता है तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, टू द पॉइंट होगा और एज डिजायर्ड यानी जैसा होना चाहिए वैसा होगा। ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम आ रहे हैं और वो पार्ट किसका है, वो पार्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है ये हिस्सा है WH फैमिली का। WH फैमिली में हमने अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिस्सा किया था जो 5 थे और ये 4 है, इनकी संख्या 4 है। पहला क्या है, पहला है व्हेन, दूसरा है हाउ, तीसरा है वेयर, चौथा है व्हाई। ध्यान रखिए आप, ये व्हेन जो है ये समय बतलाता है, समय ढूंढ के बतलाता है, टाइम। हाउ जो है ये तरीका यानी मैनर बतलाता है और वेयर जो है यह स्थान का बतलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये बताता है रीजन, कारण बतलाता है। व्हेन का मतलब होता है कब या किस वक्त। हाउ का मतलब होता है कैसे या किस प्रकार से, कैसे या किस प्रकार से, मीनिंग होती है इसकी। वेयर का मतलब होता है कहां या किस जगह, कहां या किस जगह। और व्हाई का मतलब होता है क्यों या किस वजह से, क्यों या किस वजह से। अब हम देखते हैं कि जब व्हेन से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका आंसर कैसे करते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, ये चारों को हम बता रहे हैं एक एक करके। आप ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके बाद जब ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। एक पार्ट में कीजिए, 2 पार्ट में कीजिए, 4 पार्ट में कीजिए। 9 जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उसमें से 2 वर्ड को एक साथ लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से 9 का प्रैक्टिस कर लीजिए और आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। और सामने वाले को भी ये लगेगा कि भाई बहुत अच्छी समझ है इसको अंग्रेजी की। बहुत अच्छी समझ कब कहते हैं हम, जब सामने वाला ठीक ठीक आंसर दे रहा है किसी खास भाषा में, तो हम ये मान लेते हैं कि इसको इस भाषा की अच्छी पकड़ है। और अगर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता है तो अपने दिमाग में वो बिठा लेता है कि इसको इस भाषा की अच्छी पकड़ नहीं है। इसलिए ये जो हम बता रहे हैं आपको या बताए हैं आपको हम, ये आपके लिए बहुत महत्व रखता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा है कि मैं भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीखूं। और आपके अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके अंदर सिर्फ कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और ये सब आपके सर्वेंट आपके इशारे पर नाचेंगे। इज इट क्लियर? ओके, हम सबसे पहले देखते हैं व्हेन का। इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। सिर्फ आपको समय क्या है, समय रख देना है, कारण तो तरीका क्या है, तरीका बता देना। जैसे कि when will you come tomorrow, when will you come tomorrow। याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है।
अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो वह कंप्लीमेंट सब्जेक्ट हो सकता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। When will you come? तुम कब आओगे? इसमें ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यू क्या हो जाएगा? आई विल की जगह आ जाएगा शैल, कम का कम ही रहेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे समय बता देना है। I shall come at 5 AM, I shall come in the evening, I shall come at noon, या I shall come at night, या I shall come at इतना PM, या I shall come tomorrow, जो कुछ भी I shall come tomorrow। और कल कितने बजे आएंगे वो भी बता सकते हैं आप, tomorrow at 10 AM, जो भी है, सिर्फ समय रख देना है। ये चला जाएगा सब्जेक्ट, यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, यही रहेगा मेन वर्ब, और व्हेन जो है आ जाएगा लास्ट में, जो है समय, एक्शन का समय क्या है वो बताना है, जो आएगा कब आएगा। When will you finish, या when has he to finish this work, उसको ये काम कब खत्म करना है, फिनिश दिस वर्क। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ही हैज के बाद हैज आएगा, ही यही सेंटेंस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ही हैज टू फिनिश दिस वर्क, पूरा का पूरा यही है, खाली बताना क्या है आपको, बताना है आपको समय, फिनिश दिस वर्क इतने बजे तक है, अगर तो बाय आ जाएगा, सोमवार तक तो बाय मंडे, या 5 बजे शाम तक तो बाय 5 PM, बाय 5 PM, या कल तक तो जाएगा बाय टुमारो, ठीक है, या एक सप्ताह के अंदर तो विद इन ए वीक, जो कुछ भी आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ये व्हेन से होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे करेंगे उसकी हमने चर्चा की है, और आई एम श्योर कि आपको ये टेक्निक समझ में आ रहा है, आया भी है और आ रहा है, और आप इसको कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर पाएंगे। व्हेन के बाद है वेयर, दूसरा था वेयर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जगह का नाम बतला देना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, बस इसी का आंसर कर देना है आपको। आई एम गोइंग हो जाएगा इसका, आई एम गोइंग टू, जहां भी आई एम गोइंग टू मार्केट, यू हो जाएगा आई के साथ आएगा एम, आई एम गोइंग टू मार्केट, आंसर हो गया इसका। वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां रहते थे, व्हेन डिड यू लिव इन दिल्ली, इन दिल्ली, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। ये डिड और लिव मिलकर के वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, लिखेंगे आई लिव्ड एट कन्नॉट प्लेस, या जहां कहीं भी, नेम ऑफ द प्लेस, आई लिव्ड एट कन्नॉट प्लेस इन दिल्ली। कोई भी क्वेश्चन है उसकी आंसर है उसका, दिस इज हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हाउ, ये तरीका बताता है। हाउ, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कुछ नहीं चेंज होगा, यही सेंटेंस आ जाएगा। आई डू गो का हो जाएगा गो, ये क्या हो जाएगा, डू प्लस गो हो जाएगा गो। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, या ऑन बाईसाइकिल, ऑन मोटरसाइकिल, या बाई बस, या बाई ट्रेन, जो भी कोई ये है वो लिख देंगे आप, ठीक है। इसमें हाउ डू यू किसी भी टेंस में हो,
हाउ आर यू मैनेजिंग योर प्रॉब्लम्स, मैनेजिंग योर प्रॉब्लम्स। आंसर में यू बदल जाएगा आई में, योर बदल जाएगा माई में, एक ही व्यक्ति है। क्या हो जाएगा? आई एम मैनेजिंग माई प्रॉब्लम्स, आंसर हो जाएगा आई एम मैनेजिंग माई प्रॉब्लम्स। कैसे करते हैं? टीम वर्क से करते हैं, तो देखो प्रॉब्लम्स थ्रू टीम वर्क, थ्रू टीम वर्क। तो जो भी आंसर है जिस किसी के माध्यम से करते हैं तरीका है थ्रू टीम वर्क। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है लास्ट में व्हाई। लास्ट टॉपिक है आज का, और उसको ध्यान से सुनेंगे आप कि इसमें क्या करना है। इसमें कुछ विशेष बात है जो ध्यान आपको रखना है। व्हाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? जैसे आप बाकी सेंटेंस को करते थे वैसे करेंगे। आर यू सैड तो हो जाएगा आई एम सैड, ठीक है। उसके बाद रीजन बताएंगे, वो बिकॉज से शुरू होगा। आई एम उसी स्ट्रक्चर में होगा, उसी टेंस में होगा। आई एम सैड, और उसके बाद जो है आप यहां लगा देंगे बिकॉज। स्टेटमेंट बनाने के बाद जो रीजन है उसको बिकॉज के बाद रखेंगे, बिकॉज प्लस रीजन। बिकॉज माई फादर इज सिक, माई फादर इज सिक, या आई हैव बीन फायर्ड, यानी मुझे नौकरी से निकाल दी गई है। आई हैव बीन फायर्ड बाय माई एम्प्लॉयर, जो हमारे मालिक हैं वो हमको नौकरी से निकाल दिया है। जो कुछ भी आंसर है ये आंसर आप करेंगे। कई सारे टीचर्स भी ये गलती करते हैं कि किसी भी ऐसे प्रश्न का, क्वेश्चन का जो वाई से शुरू होता है उसके आंसर में वो बिकॉज से सेंटेंस को शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ तो हो सकता है सेंटेंस में वाक्य कि इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट गो टू ऑफिस फॉर ओवर 15 डेज। 15 दिन से मैं अपनी बीमारी के कारण ऑफिस नहीं जा सका, ठीक है ना। वाई कुड यू नॉट गो टू ऑफिस फॉर ओवर 15 डेज? आंसर होगा आई कुड नॉट गो टू माई ऑफिस फॉर ओवर 15 डेज बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ शुरू कीजिए। बिकॉज ऑफ माई इलनेस, बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट गो टू ऑफिस फॉर ओवर 15 डेज। लेकिन बिकॉज ऑफ नहीं है तो बिकॉज से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, ना आंसर होता है जब वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटी सी चीज आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जो है 18 का पार्ट 2 काफी पसंद आया होगा, और आपने जो जो चीजें यहाँ पे सुनी हैं, जो जो टिप्स आपको मिले हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उन टिप्स का प्रयोग करके आप बोलने में, आप क्वेश्चन आंसर करने का प्रैक्टिस भी करेंगे। अपने से वाक्य चुनकर, अपने जितना भी आपको अभी तक बताया गया है अप टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस तक ही लीजिए। बाकी अन्य भी स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं आपको, उन्हीं स्ट्रक्चर को लेके कीजिए, बाकी स्ट्रक्चर आगे फॉलो करेगा। जो नए आए हैं अगर उनको, यानी आपको अगर हमारा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है ऑफ कंटेंट्स, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो पहले से देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है और वो बेटर फील कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ तो प्लीज़ कीप लाइकिंग ऑल द वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़ टू समवन whom you love like anything। और उनकी पहुंच अभी तक इस वीडियो के कंटेंट्स तक नहीं हुई है, ये मेरी आपसे उम्मीद है। With that, let us call it a day. Have a nice day. Thank you very much.